अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्ते मनंदी जी। अनुपम जी, नो डाउट मोदी जी तीसरी बार जबरदस्त और धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। बड़ी कोशिशें हुई विरोधियों की ओर से, देश से बाहर भी और सोशल मीडिया पर भी। चीनी मीडिया ने भी बड़ी कोशिश की कि मोदी की आंधी को किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। 4 जून को तो चेहरे का पानी उतर जाएगा। क्या कहते हैं? अब देखें, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूँ मनिंदर जी। मैं एग्जिट पोल को एग्जिट पोल ही मानता हूँ। थोड़ा जी। हंसने बोलने के लिए ठीक है, लेकिन मैं नतीजों का इंतजार करूंगा। एग्जिट पोल हुँ। पहले भी गलत साबित हुए हैं। और एक बात जो इसमें आ रही, देखिए, एग्जिट पोल 2000 अक्सर बात कहा जाता है कि 2004 में गलत साबित हुए। इसमें दो राय नहीं है कि एग्जिट पोल 2004 में गलत साबित हुए, लेकिन 2009 में जिसको कहा जाता है, ऐसा नहीं। 2009 में उन्होंने आपको बताया कि कांग्रेस आगे, ये नहीं बता पाए कितनी आगे। इसी तरह 2014 में उन्होंने आपको बताया कि मोदी आगे, ये नहीं बता पाए कितने आगे। जितना बताया तो उससे ज्यादा निकला। फिर 2019 में उन्होंने बताया मोदी आगे हैं, फिर वो नहीं बता पाए कितना आगे। जितना बताया तो उससे ज्यादा है। हुआ क्या कि 2004 में जब एग्जिट पोल गलत साबित हो गए, तो जितने हमारे पोलस्टर्स थे वो बहुत कंजर्वेटिव हो गए। वो बहुत एहतियात बरतने लगे, बहुत सावधानी बरतने लगे। यानी अगर उनको जीतने वाला आदमी 100 सीट पाता नजर आ रहा तो उसको 75 करके बोलते थे। तो ऐसे में 9 में, 14 में और 19 में जितनी बार उन्होंने जिस पार्टी को आगे बताया वही आगे गई। पर अगर उन्होंने कहा कि साहब ये पार्टी 10 नंबर पा रही, तो पार्टी 15 नंबर पा गई, ऐसे करके। तो इसके लिहाज से लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब एग्जिट पोल जो एक पोल ऑफ द पोल माना जाए, तो तकरीबन सारे एग्जिट पोल, मतलब कोई भी नहीं बचा, वो सब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 360 सीट दे रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोग ये कहना है कि साहब पिछले अगर रिकॉर्ड देखें तो एनडीए को जितनी सीटें बताई जा रही थी उससे ज्यादा ही आई हैं। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर एनडीए 360 से ज्यादा। आपको आपने देखा है कुछ एग्जिट पोल्स ने तो उनको 2 या 3 एग्जिट पोल्स ने, बड़े एग्जिट पोल्स ने 401 सीट तक दी है। तो अब ये देखिए देखिए क्या होता है। एक चीज़ और है, देश का ये पहला चुनाव ऐसा रहा जिसके मतलब नतीजे इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं रही, कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भी जान रही है। और मोदी यूँ कहिए कि आ नहीं रहे हैं, आ चुके हैं। एग्ज़िट पोल को एक तरफ भी रख दें, फिर भी विरोधी बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये एग्ज़िट पोल जो है, ये मोदी जी ने बनवाया हुआ है। यानी कि खिसियानी बिल्ली क्या कहना चाहती है? बात देखिए सही है, ये खिसियानी बिल्ली की नहीं है। वो आपको लगातार बता रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 2 दिन बाद उनको नतीजे भी कमोबेश यही आने वाले हैं। तो वो जी। पहले ये एक माहौल बना रहे हैं। आपने जयराम रमेश का ट्वीट देखा, उन्होंने जी, कह जी। दिया अमित शाह ने 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को फोन करके कहा हुँ, है हुँ। कि साहब आप हमारे पक्ष में कुछ करिए। अच्छा, हुँ, हुँ। उसके बाद जब उनसे पूछा चुनाव आयोग ने कि साहब आप 150 की बात कर रहे हो, एक आध कॉल का तो डिटेल दो, कहाँ से पता चला तुमको, कहाँ से पता चला? कोई जानकारी नहीं। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा ही नहीं। चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई? बांग्लादेश में विपक्ष ने चुनाव लड़े बगैर नैतिक जीत डिक्लेयर कर दी। तुमको भी लड़े बगैर डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना, कि मैं आपके शो में आऊं मनिंदर जी और आपसे कहूं मुझे आप पे भरोसा नहीं है। तो फिर मतलब फिर चुनाव ही क्यों लड़ रहे हो भाई? जी, तो जी। एक आपने ऊट पटांग जैसे वो बचपन में होते थे, वो कंकड़ फेंक के भाग जाते थे, पकड़ते रहिए हुँ। आप उनको। तो ये सही कि एक वो बन गया है, एक सिलसिला बन गया है। और जितनी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको निशाने पे लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि साहब मैं तो आ रहा था तो कश्मीर की औरतें हमको मिली, उन्होंने बताया कि फौजी लोगों ने उनके साथ गलत काम किया। उनको नोटिस दिया दिल्ली पुलिस ने। साहब बताएं किसने कहा? क्या पता नहीं किसने कहा, हमें तो नहीं मालूम, वो तो चली गई, मुझे तो याद भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मुझको इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की रिपोर्ट आई है कि मैं गुजरात जीत रहा हूं। अब आप देखिए, इन पे तो ये एक मुकदमा होना चाहिए ना, कि आप फौज को बदनाम कर रहे हैं, आप आईबी को बदनाम कर रहे हैं। अब इन्होंने कह दिया कि साहब मुझे पता चला है कि इलेक्शन कमीशन के जितने अधिकारी हैं उनको अमित शाह फोन कर रहे हैं। तो जुडिशरी में ही देख लें, एक फैसला इनके मन मुताबिक आता है तो ये कहते हैं लोकतंत्र की रक्षा हो गई।
एक फैसला इनके मन के खिलाफ आता है तो ये कहते हैं जुडिशरी दबाव में है। तो कोई भी ऐसी संस्था बची नहीं जिसपे इन्होंने कीचड़ उछालने का काम ना किया हो। मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरे कार्यकाल में आते हैं तो वैसे तो तमाम लोगों को उनको तमाम तरह की तवक्को है, बड़ी बड़े उनके फॉलोअर्स की एक बहुत लंबी चौड़ी विश लिस्ट है, ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, ये कर दीजिएगा। पर मुझे लगता है कि जिन संस्थाओं के बदौलत हमारा लोकतंत्र चल रहा है, जिन जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके ऊपर अगर कोई सवाल उठाता है और उनके ऊपर एक संदेह पैदा करता है, तो उसको एक लिमिटेड टाइम में, एक टाइम फ्रेम में, एक एक तय तय समय में या तो अपनी बात साबित करनी चाहिए और या फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बात ना उठाएं, जरूर उठाएं, लेकिन जब उठाएं तो फिर उनको साबित करने की पोजीशन में रहें। ये आए बाएं शाएं बयान लेके भाग जाना, ये बात ठीक नहीं। बहुत बड़ी बात कही अनुपम जी आपने। और जो वो कहते थे जनता में जाकर के कि तुम्हारे हैं हम तुम्हारे रहेंगे, और मोदी जी को हटाने के लिए एकजुट हो गए, इंडी की एक फौज तैयार करी। अब उनका क्या होगा? क्योंकि लगातार मोदी कह रहे हैं कि शराब घोटाला हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड हो, सभी के ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने शराब घोटाला, नेशनल हेराल्ड और ये जो लालू यादव का लैंड फॉर जॉब स्कैम है, तीनों जी। की बात किया है, तीनों का जिक्र किया है। लोग निशाने पे हैं और दिक्कत तो आएगी। मैं तो आज 2 साल से कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार लौटते हैं तो नेशनल हेराल्ड मुकदमे में गांधी परिवार को दिक्कत आएगी। रही बात शराब घोटाला, तो शराब घोटाला में तो ऑलरेडी उनकी पूरी कैबिनेट ही अंदर है, उसको आप क्या करेंगे। तो जी, जी। लेकिन ये है कि उसमें भी वो, अच्छा एक है लालू यादव हैं, सोचिए आप सजा याफ्ता है साहब, आप पे तो इल्जाम भी नहीं है, आप पे तो सजा याफ्ता है। आपको तो कोर्ट ने बताया कि आप चोर हैं, कोर्ट ने फैसला दिया है, आप तो घोषित चोर हैं। और आप अपनी किडनी के बाहर बाहर आते हैं, फिर बैडमिंटन खेलते कहते हैं कि साहब मैं प्रधानमंत्री बदल दूंगा। ये भी अपने आप में एक बड़ा तमाशा लगता है। कौन सी राष्ट्रीय जनता दल प्रधानमंत्री बदल रही है? राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रधानमंत्री बदल रहे हैं। इनसे पूछो लोकसभा में तुम्हारे कितने सांसद हैं, कहते 0। तो जिस जिस पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है, वो चले हैं प्रधानमंत्री बदलने। तो ये एक अजीब सा तमाशा बना के इन लोगों ने रखा है। लेकिन मैं इस बात को बहुत देखिए, मैंने फिर से कहा कि मैं असली नतीजों का इंतजार करूंगा। मैं एग्जिट पोल को फाइनल नतीजे नहीं मानता। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं इस बात को बहुत दावे से कहता हूं कि अगर नतीजे कमोबेश वही आए जो एग्जिट पोल बता रहा है, तो फिर आपको कई चीजें नजर आएंगी। आपको आम आदमी पार्टी में भी टूट नजर आएगी, आपको कांग्रेस में भी टूट नजर आएगी, आपको राहुल गांधी के खिलाफ विद्रोह भी नजर आएगा। अब ये बहुत कुछ होने वाला है अगर ये नतीजे वही आते हैं जो एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है, क्योंकि एग्जिट पोल मूलतः अनुमान है। तो जो अनुमान है अगर वही असली नतीजों में बदल जाता है, तो मनिंदर जी आप मान कर चलें कि विपक्ष में बहुत ढेर सारी तोड़फोड़ और बहुत ढेर सारा रिवोल्ट, विद्रोह हम देखने वाले हैं। आम आदमी पार्टी में भी आप देख लें, अरविंद केजरीवाल की जो एक जिद है कि साहब हम जेल में रहेंगे पर इस्तीफा नहीं देंगे, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उनको अच्छी तरह मालूम है कि अगर इस्तीफा वो दे दे, अगर किसी और को वो मुख्यमंत्री अपनी जगह बना दें, तो वो पार्टी के ऊपर से कंट्रोल खो देंगे। और सुनीता केजरीवाल को वो बनाने के अभी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सुनीता हालांकि बनाने को बना सकते हैं, क्योंकि 6 महीने तक तो वो बनी सकती हैं। 6 महीने के अंदर उनको किसी ना किसी पद से चुनाव जीत के आना पड़ेगा, किसी ना किसी सीट से। तो बनाने को बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सुनीता को लेकर पार्टी के अंदर भी एक मत नहीं है। लोग सुनीता केजरीवाल का नेतृत्व लेने के, उनकी इस लीडरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। और माना जा रहा है कि खास तौर से स्वाति मालीवाल कांड के बाद, और अब जबकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली भी हार रहे हैं, पंजाब में भी इनका सफाया हो रहा है, हरियाणा में बड़ी बड़ी बात करते हैं तो वहां 4% वोट को मोहताज है। तो ऐसे में केजरीवाल अब दिक्कत में आने वाले हैं। एक तो वो खुद जेल पहुंच गए हैं, और दूसरी तरफ उनकी पार्टी का पूरा राउट हो रहा है, सफाया हो रहा है, और पंजाब जैसी जगह से वो हार रहे हैं जहां वो अभी जीत के गए। आपने सही कहा। और मैं आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना चाहती हूँ। एक बार जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा भी था, आपने एक चैनल पे ये कहा था कि मार्च में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएँगे।
तब तक इलेक्शन का कंडक्ट जारी हो चुका था। हम लोग बड़े चौंके कि आपने ये कैसे कह दिया? लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं। मतलब मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा ऐसा कि इसको कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन चूँकि कोर्ट के ऐसे आदेश थे, तो वो गिरफ्तार हो गए। और इस बार के जो चुनाव हैं अनुपम जी, इनके बाद आप राजनीतिक बदलाव किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये जो इस बार के चुनाव हैं, इसके बाद बहुत कुछ बदलेगा। कई राजनीतिक दल हैं जिनके ख़ास तौर पे अगर रीजनल दलों की बात करें, तो अभी तक तो वो कांग्रेस में ही मर्ज होते रहे हैं और अब कांग्रेस का हाल आपके सामने ही है। उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपने अभी ये अज़्यूम किया कि अगर जीतते हैं तो ये होगा, तो इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, अगर जो भारत का लोकसभा चुनाव होता है, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है जी, और राहुल गांधी दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव लगातार 3 बार हारने वाले इकलौते आदमी हो गए हैं। इनका नाम गिनीज बुक में भेजा जाना चाहिए कि साहब इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव लगातार 3 बार हारा है। हुँ, इसके हुँ। अलावा 50-55 चुनाव वो हार चुके हैं असेंबलीज के। तो आप जी, मानकर चलें कि राहुल गांधी का नेतृत्व अब चुनौती में आ रहा है। अब ये नहीं चलेगा, इधर-उधर घूमते रहते हैं और उसके बाद नेता भी बने हुए हैं। रही बात जी, रीजनल पार्टीज की, तो जो मैं देख रहा हूँ बीजू जनता दल अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। बीआरएस जो केसीआर की पार्टी है तेलंगाना में, वो आपको बहुत संकट में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व के संकट से जूझती नजर आएगी आपको। और अगर इसके अलावा आप रीजनल पार्टीज में देखें तो ममता बनर्जी भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह के वहां पे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे नतीजे आ रहे हैं, देखिए अभी तक नॉर्मली ऐसा होता है कि भारतीय जनता पार्टी शहरों से गांवों की तरफ पसारती है अपने पैर। बंगाल में उल्टा है, पहले उन्होंने ग्रामीण इलाके में जगह बनाई और अब वो भद्रलोक जिसको कहते हैं बंगाली भद्रलोक, उस तरफ पैर पसार रहे हैं। तो ममता बनर्जी इस बात से बहुत चिंतित है और खास तौर से ये जो घोटाले सामने आए हैं और जो भर्ती स्कैम सामने आया, इसको लेके जो भद्रलोक है उसमें भी ममता बनर्जी का विरोध बहुत जबरदस्त शुरू हो गया है। इसी तरह पंजाब में आप आ जाएं तो शिरोमणि अकाली दल भी अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब तक शिरोमणि अकाली दल की बैसाखी लगाए रखी, वो पंजाब में कभी 6% से ज्यादा वोट नहीं पाए, तब भी वो भी तब जब उनके पास अकाली दल का समर्थन था। इस बार वो अकेले लड़े और उनका वोट बैंक 26% तक जाता नजर आ रहा है। इसी तरह जो एक एआईएडीएमके है तमिलनाडु में, वो एक और क्षेत्रीय दल है जिसे मैं संकट में देख रहा हूँ मनिंदर। आपने सही कहा। अच्छा, मोदी जी अब चूँकि जब सत्ता में फर्स्ट टाइम आए थे, तो उनका एक नैरेटिव था कि कांग्रेस को से मुक्ति दिलाएँगे देश को। मीन्स उनका मतलब ये नहीं था कि वो कांग्रेस को ख़त्म कर देंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि उनका दम कम करना है, यानी कि जो छल, कपट, जो करप्शन कांग्रेस ने बढ़ाया था, उससे देश को मुक्त करेंगे। अब कांग्रेस का जो हाल है सबके सामने है, ऐसे में उनके संगी साथी जो हैं वापस अपने घरों में चले जाएँगे, जब नतीजे बिल्कुल साफ-साफ सामने आ जाएँगे। देखिए, कांग्रेस की बात हम तब करेंगे जब कांग्रेस मतलब आज की तारीख में गांधी परिवार। एक जमाना था जब देवकांत बरुआ ने आसाम से नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। आज करीब करीब वही हालत है, गांधी परिवार इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज गांधी परिवार। मुझको इस बात का पूरा अंदेशा है कि ये चुनाव हारने के बाद अगर हारती है कांग्रेस, अगर नतीजे आ जाते हैं वैसे ही, तो आपको गांधी परिवार संकट में नजर आएगा और उसके बाद ही कोई पोजीशन देखना पड़ेगा कि साहब कांग्रेस में रिवोल्ट आता कहाँ से है, किस तरफ से आता है। क्योंकि गांधी परिवार तो अभी भी मतलब सत्ता क्या, वो कांग्रेस का नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। मैंने हमेशा, आज नहीं सालों से, हर जगह हर चैनल पे ये कहा है कि गांधी परिवार अपने नेतृत्व पे कांग्रेस को डुबोने के लिए तो तैयार है, पर वो इस बात के लिए नहीं तैयार है कि किसी और को नेतृत्व दे दिया जाए जो कांग्रेस को रिवाइव कर सके, जो कांग्रेस को वापस एक ठीक ठाक जगह ला सके।
कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। देखिए, वो नरसिम्हा राव की बात भी नहीं करते, वही नेहरू, वही गांधी, वही राजीव, इन्हीं की बात करते हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेसियों में कुछ बात उनके भेजे में घुस रही है कि साहब आप कांग्रेस कांग्रेस करते रहिए। उन्होंने अपने आप को ऐसे चाटुकारों से घेर लिया है जो बहुत ही ज्यादा गंदी जुबान का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज्यादा टीवी पे और ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे बदतमीजी करते हैं। तो लेकिन ये चाटुकार, जाहिर सी बात है, उनको वोट नहीं दिला सकते। कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार करने वाले और राहुल गांधी के जो वर्तमान पॉलिटिकल गुरु हैं, जयराम रमेश, जमाने से राज्यसभा में बैठे हैं, पर कभी एक कॉरपोरेटर, एक सभासद का भी चुनाव नहीं लड़े। ऐसे में आप बाकी जयराम रमेश को ही क्यों कहें। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक घूम रही हैं प्रियंका गांधी, 50 साल से ज्यादा, आपकी 52-53 साल उम्र हो गई, एक चुनाव लड़ने की आपकी हिम्मत नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारा वो नारा, लेकिन आप जहाँ जाएंगी मजमा लगाएंगी, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे नाना, वही सब बातें। तो मैं कब तक दो पब्लिक इसी बात पे खुश रहेगी कि आपकी नाक आपकी दादी से मिलती। एक चुनाव भी तो आपको लड़ना पड़ेगा ना साहब। तो मेरा मानना है प्रियंका गांधी ने इतना लंबा समय ले लिया चुनाव न लड़ने में कि उनका बिना लड़े ही कैरियर चौपट हो रहा है, और राहुल गांधी का लड़के चौपट हो रहा है। लेकिन प्रियंका के, देखिए, मुझे लगता तो नहीं कि अभी हाल फिलहाल अब वो कोई चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जो हालात हैं जिसमें कांग्रेस आपको इतनी मुश्किल में नजर आ रही है, मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी के पास कोई, जैसे अब अगर राहुल गांधी दोनों सीट जीत जाते हैं, वायनाड की और रायबरेली की, तो जाहिर सी बात है उनको एक सीट छोड़ना पड़ेगा। बात हो रही है कि उस एक सीट से प्रियंका गांधी लड़ सकती है, पर क्या वो लड़ेंगी, मुझे संदेह है। अनुपम जी, तीसरी बार जैसा कि देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और पूरी दुगनी ताकत से आ रहे हैं। और अगर विपक्ष को देखें तो फिर वहाँ एक ही चेहरा नजर आता है, कांग्रेस। और कांग्रेस में भी कौन सा चेहरा है? राहुल। लेकिन आई मीन कहना नहीं चाहिए, लेकिन बुझा हुआ चेहरा। तो इनके सर्वाइवल का कोई सीन आपको दिखाई दे रहा है? मैं तो इतनी देर से उसी के बारे में बात ही कर रहा था मनिंदर जी। मैं तो यही कह रहा था ना कि अगर ये नहीं, चुनाव आई हार मीन जाते किस हैं तो किस राहुल गांधी किस को किस सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी को किस इस बार सरवाइव करना, जी, प्लीज कैरी ऑन। राहुल राहुल गांधी को सरवाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेसियों को समझ में आ जाएगा कि साहब इन्हीं के साथ लगे रहो और चुनाव दर चुनाव हारते रहो। देखिए, बहुत बुरा हाल है। आप देखें, कर्नाटक में डी शिव कुमार और सिद्धारमैया ने अपनी टीम बना के चुनाव जीत लिया। हिमाचल की आपकी यूनिट ने अपना चुनाव जीत लिया। लेकिन जब लोकसभा का नंबर आता है तो दोनों जगह आप वाइप आउट होते नजर आ रहे हो। यानी कर्नाटक और हिमाचल की जनता वहां के क्षेत्रीय नेताओं की बात सुनने को तैयार है, राहुल गांधी को नेता नहीं देखना चाहती। जी, जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने, मतलब जहां पे लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, उनकी सरकार बना रहे हैं, वहां के लोग भी राहुल गांधी को वोट देने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्लियर राइटिंग ऑन द वॉल नहीं हो सकती। मैंने इसलिए राहुल गांधी का जिक्र किया कि अब जो कांग्रेस है, या जिसे कहिए कि विपक्ष है, तो उनके सामने फिर चुनौती तो यही है ना कि इन्हें एक तरफ किया जाए। नहीं, किसके सामने चुनौती है, मैं समझा नहीं मनिंदर। आई मीन विपक्ष जो है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ये राहुल को आगे कर देते हैं। राहुल को कोई इनकी पार्टी में ही पसंद नहीं करता, तो फिर पार्टी करे क्या? वही मैं कह रहा हूँ ना, हमको देखना पड़ेगा क्या कि पार्टी में किस जगह से रिवोल्ट आता है नहीं आता है। देखिए, पार्टी को फिर जितने तमाम नेता थे वो पहले ही छोड़ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मनविंदर जी की 15 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। जी, 15 पूर्व मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री एक बड़ा पद होता है। अगर कोई आदमी कांग्रेस की सरकार में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना है, कभी भी बना है, तो जाहिर सी बात है उसके अगल बगल एक पूरी व्यवस्था होगी, एक इकोसिस्टम होगा, उसके समर्थक होंगे, उसके पास एक ढेर सारा जन समर्थन होगा। अगर 15 पूर्व मुख्यमंत्री आपको छोड़ के भाग चुके हैं, तो आप खुद सोच लीजिए कि आपका क्या हाल है। तो अब जो कांग्रेस में बचे हैं उनमें से कोई चुनाव लड़ने वाला कहाँ है। सुप्रिया श्री चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, एक बार लड़ी थी, जमानत जब्त हो गई।
पवन खेड़ा एक टाइपिस्ट थे, एक पीए थे, वो कैसे राजनीति में आ गए? वो राज्यसभा के लिए परेशान है, वो तो कहते हैं मैं राज्यसभा के लिए तपस्या कर रहा हूँ। जयराम रमेश आज तक कोई चुनाव नहीं लड़े। वेणुगोपाल का चुनाव से कोई लड़ना देना लेना देना नहीं है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपने रबर स्टैम्प बना के बैठा दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, जी। उनके नेतृत्व में कर्नाटक में अगर कांग्रेस हार रही है तो ये तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा तमाचा है। तो आपके पास चुनाव, जितने आपके पास चुनाव लड़ने वाले लोग थे, वो सब धीरे धीरे छोड़ करके आपको छोड़ के जा चुके हैं। और अशोक गहलोत जैसे लोग आज भी हावी हैं। एक आध युवा चेहरा जो उठना चाहते हैं वो उठ नहीं पा रहे हैं। आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ दिया, ये उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद ने छोड़ दिया, तमाम लोग आपको छोड़ दिए। सचिन पायलट के छोड़ने की बात आप रोज ही सुनती रहती हैं। तो जितने युवा नेतृत्व था उन सबको सिर्फ इसलिए दबा दिया गया कि अगर वो अच्छा करेंगे तो फिर राहुल गांधी से उनका कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा। तो युवा नेतृत्व को आप उठने नहीं दे रहे हैं, और जो पुराना नेतृत्व है वो अब नतीजे नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, सारी चीज अपनी जगह, इस चुनाव में अगर वही नतीजे आते हैं जो एग्जिट पोल में हम देख रहे हैं मनविंदर जी, तो हमको इस बात को पूरी तरह से स्वीकारना पड़ेगा कि देश की जनता इतने लंबे समय तक 25 साल से राहुल गांधी राजनीति में है, लेकिन चुनाव दर चुनाव सिर्फ एक बात कह रही है कि हमें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं। विपक्ष ने ये भी कहा है, आई मीन अगर हम अखिलेश को देखें, तेजस्वी को देखें, रदर ये तो कहते ही हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल को देखें, ये सब कहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये आखिरी चुनाव है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का खंडन किया है, बहुत कायदे से किया है। लेकिन अब 4 जून के बाद आप क्या देखते हैं, इनके पास नया बहाना क्या होगा? क्या ये अब इनका जो इंडी का झुंड है, अब ये ईवीएम के चारों तरफ घूमेगा? अब वो ईवीएम की चर्चा ऑलरेडी शुरू हो गई है, ईवीएम का तमाशा भी होगा। आपने और देखिए कि आज दिल्ली में इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े बड़े जुलूस निकलने लगे हैं। तो जी। अब पूरी नीयत है और पूरी कोशिश ये होगी कि किसी तरह बड़े बड़े प्रदर्शन करके मोदी सरकार को लगातार परेशान किया जाए। और पिछली बार भी आपने देखा था जो आंदोलन वगैरह हुए थे, किसान आंदोलन वगैरह, उसके बाद योगेंद्र यादव का आपने बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि साहब हम तो अखिलेश यादव के लिए पिच बना रहे थे, अब अखिलेश यादव बॉलिंग नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो कुल मिलाकर विपक्ष का इकलौता प्रयास यही रहेगा कि साहब मोदी सरकार अपने इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद ठीक से काम ना कर पाए और उसको डिस्टेबलाइज करते रहा जाए। अब ठीक से काम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जाति तौर पे मानता हूँ कि जो कृषि कानून बने थे, फार्म लॉ, बहुत जबरदस्त कानून थे साहब, बहुत ही अच्छे कानून थे। लेकिन आपने इतना तमाशा किया कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को वो कानून वापस लेने पड़े। इधर जो परिवारवादी पार्टियां हैं, क्योंकि अभी हमने रीजनल दलों की बात की है, ये सब कांग्रेस के साथ अलाइन हुए, लेकिन नतीजा सामने है। तो क्या आप सोचते हैं कि अब ये जो दल हैं बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्योंकि बीजेपी को तो देखिए इनसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इन दलों को जरूरत है एक मजबूत पार्टी की। क्या कहते किस हैं? दल के बारे में आप सोचते हैं कि वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं? किस, कौन सा आपको दल ऐसा लगता है जो लगता है बीजेपी के साथ आ जाएगा? देखिए, ममता बनर्जी परेशान है पर बीजेपी से उनका कोई गठजोड़ हो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी तेजस्वी से हो नहीं सकता। बीजू जनता दल से होने की बात थी, वो गठजोड़ टूट गया, हो सकता आगे हो। शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी ने खुद संबंध तोड़ लिया। एआईएडीएमके से बीजेपी ने खुद संबंध तोड़ लिया। तो अब कौन सा दल आपको ऐसा नजर आता है जो जिसको आपको लगता है कि परेशान होगा तो बीजेपी से हाथ मिला लेगा? इस बार मोदी ने दक्षिण भारत के बहुत दौरे किए हैं, आपने भी देखा। इधर पंजाब और बंगाल के भी बहुत दौरे किए हैं। अब इसका फ़ायदा विधानसभा चुनाव में, चूँकि केवल लोकसभा ही नहीं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर के आप क्या देखते हैं? इन सब ये जो मोदी की स्ट्रैटेजी है, अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है, उन तब तक स्टैंड करेगी, फ़ायदा मिलेगा? अभी हमको देखना होगा। अभी देखिए, विधानसभा और लोकसभा के अलग अलग मिजाज होते हैं। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस को बहुमत दिया।
लेकिन वही लोग आपको भाजपा की तरफ, मोदी की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई आदमी राज्य में भाजपा के खिलाफ और केंद्र में भाजपा को वोट दे रहा है, दिल्ली में आपने देखा, राज्य में अरविंद केजरीवाल 2 बार स्वीप करते हैं और दोनों बार भाजपा 7-7 सीटें स्वीप कर देती है लोकसभा में। तो जाहिर सी बात है, लोगों का विश्वास पार्टी से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। तो जब उनको लगता है मोदी के लिए वोट जा रहा है, वो अलग किस्म से करते हैं, और जब वो विधानसभा में होता है तो अलग किस्म से। आज फाइनली अरविंद केजरीवाल फिर से तिहाड़ी हो गए हैं और अगला नंबर अब किसका है, लालू परिवार से, गांधी परिवार से? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इसी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप मान के चलें कि लालू लालू यादव, जो कि अपनी स्वास्थ्य ग्राउंड पे जमानत लेके इतनी राजनीति कर रहे हैं, और लालू और राबड़ी और तेजस्वी और मीसा और ये सब जो लैंड फॉर जॉब स्कैम में फंसे हुए हैं, इस मुकदमे में तेजी आएगी। आप मान के चले कि नेशनल हेराल्ड वाले मुकदमे में भी तेजी आएगी। और आप ये भी मान कर चलें कि जो शराब घोटाला था, उसमें ईडी तेजी से जांच कंप्लीट करेगी, क्योंकि कुछ समय हमने पहले कोर्ट को ये कहते सुना है कि ईडी जितनी तेजी से इसको जांच करनी चाहिए उतनी तेज नहीं कर पाई है। तो ऐसे में ईडी आपको बहुत तेजी से काम करती हुई नजर आएगी। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में पर्याप्त संकेत क्या दिए, सीधे सीधे बोल के रखा है कि नेशनल हेराल्ड, लैंड फॉर जॉब और शराब घोटाला, इन तीनों ही मामलों में सरकार बहुत तेजी से कार्रवाई करेगी। एक लकूना और फंसा हुआ, चूंकि आप कानून की जानकारी भी रखते हैं, 5 तारीख को एक फैसला होना है जिसे सुरक्षित रखा गया है। अब अगर उसमें क्या होता है, उसके बाद ये होता है तो केजरीवाल का क्या होगा? अब केजरीवाल ने अपनी पिटीशन डाली हुई है, उन्होंने 5 तारीख के लिए कर दिया है। अब वो अगर जमानत होगी तो जमानत हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। उसपे देखिए, कोर्ट के डिसीजंस को मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि मैं कोर्ट के डिसीजंस को पहले से गेस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं अदालती कार्रवाई का हिस्सा रहा हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग इस तरह की है कि मैं पहले से कभी नहीं बताता हूँ कि कोर्ट ऐसा कर सकती है या वैसा करेगी या ऐसा करेगी। वो अपने आप में मुझे मालूम है कि तौहीन अदालत है, वो अदालत के ऊपर आप पहले से अगर आप बताएंगे कि अदालत क्या करने वाली है, तो मैं मुझे लगता है ये अदालत का अपमान है, तो मैं उसकी बात तो नहीं करता। पर केजरीवाल को जाहिर सी बात है, अदालत से अभी भी बहुत अपील है, बहुत उम्मीद है। और जनता के टैक्स के करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके वो लगातार रोज पिटिशंस की बाढ़ लगाए रहते हैं। ऐसा एक दिन नहीं जाता है, कभी सिसोदिया का मुकदमा लगा है, तो कभी संजय सिंह का लगा है, तो कभी जैन का लगा है। केजरीवाल जब से गिरफ्तार हुए, उनके मुकदमे रोज ही लगे रहते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि साहब, आप भ्रष्टाचार आपने पर्सनली किया, और आपके मुकदमों की करोड़ों अरबों रुपए फीस दिल्ली की जनता का टैक्स दे रही। आपने लास्ट शो में ये कहा था कि केजरीवाल बहुत सोचते होंगे कि मैं क्यों जमानत पे बाहर आया, इतने जी हाँ, सारे। मेरा मानना है कि केजरीवाल के जमानत पे बाहर आने के बाद जो कुछ भी हुआ है और जितना कुछ भी हुआ है, उसने केजरीवाल को फायदा नहीं पहुंचाया। स्वाति मालीवाल केस ने केजरीवाल की रही सही जो एक विश्वसनीयता थी, उसको धूल में मिला दिया। और दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने इतनी ज्यादा पे, एक तरफ वो ये भी कहते हैं मैं भगत सिंह का चेला हूं, जेल जाने से नहीं डरता, और दूसरी तरफ वो जेल जाने से बचने के लिए ऐसी कोई तिकड़म नहीं है जो उन्होंने ना लगाई हो। हाई कोर्ट में पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, राउस एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे पिटीशन, अपने माँ बाप का इस्तेमाल करना, अपने माँ पे जिसका अपने हेल्थ का इस्तेमाल करना, अपना झूठ मूठ वेट घटाने की बात करना, अपने आप को रहस्यमय बीमारी घोषित कर देना, आप अपने आप को टेस्ट कराने के लिए छूट मांगना। मतलब आपने ऐसा कुछ बचा नहीं, सब कुछ कर डाला। और उसके बाद भी जब आपको तिहाड़ जाना पड़ा, तो आप कह रहे हैं कि साहब हम भगत सिंह के चेले हैं। ये तो मतलब बड़ा अपमान है हमारे राष्ट्रीय नायकों का कि केजरीवाल जैसे शख्स अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करते हैं। सही कह रहे हैं, उन्होंने भगत सिंह की जो एक मर्यादा थी, उसको उन्होंने तार-तार किया है। एंड जो और भगत आज सिंह हमारे नेशनल हीरो हैं। भगत सिंह हमारे ऑब्वियसली नेशनल हीरो हैं। और भगत सिंह को लेके देखिए, आप समझिए, भगत सिंह को लेके देश का जनमानस बहुत इमोशनल फील करता है। हम लोग जी, बहुत छोटे छोटे थे जब, मतलब
इतिहास में और किताबों में, स्कूल में तो ये सब बातें बाद में पढ़ी। हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, मनविंदर जी, जिनके माएँ रात को उनको कहानियाँ सुनाई करती थी, बिल्कुल। जो दादी और नानी से कहानी सुनकर बड़े हुए। तो हम लोग को तो हुँ। ये कहानियाँ बचपन में सुनाई जाती थी ना, तो हम लोग एक एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। और ऐसे में जब केजरीवाल जैसा बेईमान आदमी आके इस तरह की बातें करता है, तो बहुत दिल को दुःख पहुँचता है। और मतलब महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर के और ऐसा नाटक कर रहे हैं। एक तो व्यक्ति महात्मा जो गांधी की मतलब समाधि के बारे में भी मैं एक बात कहूँगा। जब केजरीवाल पहले कार्यकाल में थे, तो गांधी जी की फोटो लगाए रहते थे। जब उनको लगा कि साहब एक तरफ हमको अम्बेडकर लगाना है, एक तरफ भगत सिंह लगाना है, बीच में खुद बैठना है, गांधी जी की जगह नहीं, तो गांधी जी की फोटो को तो हटा दिया। तो ये वो ड्रामेटिक हैं जिन्होंने अपने ऑफिस से गांधी जी की फोटो निकाल के फेंक दी और राजघाट पहुंचे। जी। सर, आपने मेरे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।